हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आइए आज डिस्कस कर लिया जाए जो ये पेपर हुआ है यूपीएससी का 2020 का प्रीलिम्स का, उसमें हिस्ट्री सेगमेंट को। दोस्तों, हमने जब क्रैश कोर्स में आपकी कुछ क्लासेस ली थी और एक सरसरी निगाह से आपको रिवीजन कराया गया था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने बताई गई थी। क्या उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिले, बेनिफिट हुआ, क्या चीज़ें हुई? आइए आज हम डिस्कस करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन थे ऐसे जिनको हम लोगों ने डायरेक्ट बोला था या इंडिकेट किया था, और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पेपर अच्छा किया होगा और निश्चित रूप से मेंस और इंटरव्यू की बाधा पार करते हुए आप चयनित हों, यही हमारी उम्मीद है आपसे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में कुछ सवालों को, आते हुए सवालों को गलत कर जाते हैं, तो वहाँ पे समस्या आ जाती है। लेकिन निराश ना होइए, ईश्वर चाहेगा तो सारी चीज़ें बेहतर ही होंगी। तो बिना देर किए हम आपसे डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। इतिहास के सेगमेंट से लगभग आपने देखा 19 सवाल आए हैं और इन 19 सवालों में 9 सवाल तो एंशिएंट से दिख रहे हैं, 2 सवाल ही मिडाइवल को दिए उन्होंने, और मॉडर्न इंडिया को तकरीबन 8 सवाल दिए। एंशिएंट के जो 9 दिख रहे हैं उसमें अगर 3 क्वेश्चन बहुत मोटे तौर से कल्चर के निकाल दिए जाएं तो शेष 6 फिर पूरी तरह से एंशिएंट से आए हैं। यानी कोई एक सेट ट्रेंड नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा 2019 का पेपर आपने देखा है, 18 का देखा, 17 का देखा बैकग्राउंड, और हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बीच में कुछ साल ऐसे भी थे जब उन्होंने कल्चर के क्वेश्चंस को ही सिर्फ एंशिएंट में पूछा था। लेकिन इधर उन्होंने जिस सेगमेंट को कल्चर में कंसल्ट किया है उसको 3 ही क्वेश्चन दिए हैं मोटे तौर से, अगर हम अशोक के अभिलेखों वगैरह को हटा दें। तो आइए आपसे देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ पढ़ने में बेहतरी रही हमसे, कहाँ हमसे फॉल्ट हो गई, हम किन चीज़ों के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो। ठीक, तो जैसे पहला सवाल दिया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। एक्चुअली पारमिता लिख गया है, पारमिता है। पारमिता जैसे एक शील, एक नैतिक नियम होते हैं, तो बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त करने के लिए जिन 10 नैतिक नियमों की आवश्यकता बताई जाती है उनको पारमिता कहते हैं। तो जिस तरीके से आपने सूफीज़म में देखा होगा कि शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत की अवस्थाएं हैं, या जिस तरीके से आपने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देखा हो, या जैनिज़्म के संदर्भ में देखिए आश्रम, संवर, निर्जरा की अवस्थाएं हैं, तो उसी तरीके से ये बुद्धत्व में भी ये 10 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें ध्यान को, ज्ञान को, शील को, वीर को, इन सारी चीज़ों को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये 10 पारमिताएं। तो यहाँ पर सवाल जो दिया गया वो काफ़ी इजी कर दिया गया। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ नहीं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नहीं। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन जो है आपका ये सही है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आपकी रिवीजन क्लास भी ले रहे थे तो हमने इस चीज़ को कहा था आपसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि इनके बारे में और भी डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता हो गई। खासतौर से हीनयान, महायान, उनके उपसंप्रदाय और उपसंप्रदायों की विचारधाराओं को उन्होंने काफ़ी डेप्थ में जाकर इस बार भी पूछ लिया है। तो खैर, ये पहला क्वेश्चन हुआ। जाके फिर अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। एक्चुअली ये रुकमाबाई थी, और रुकमाबाई जो है ये डॉक्टर भी रहीं। रुकमाबाई का केस ऐसा था कि रुकमाबाई का बाल विवाह हुआ था, और बाल विवाह की वजह से जो है वो विदाई नहीं हुई थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके गौने की बात आई, उनके पति ने जो है उनके गौने के लिए कहा, उन्होंने पति के पास जाने से मना कर दिया था। उनके पति ने हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली याचिका दायर कर दी थी।
और फिर इसकी वजह से रुक्माबाई ने जो है क्वीन विक्टोरिया को पत्र लिख दिया था। क्वीन विक्टोरिया ने भारत में इस मैटर को ट्रांसफ़र किया और फिर इसी ग्राउंड पर वो 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, सहवास वय अधिनियम। आप में से जो भी लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ध्यान होगा, हमने ये चीज़ पूरी डिटेल के साथ क्लास में बताई थी कि किस तरीके से ये केस हुआ था। और फिर 1860 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट को ही रिवाइज किया गया। वहाँ पर 10 साल की एज रखी गई थी पुरुष के संपर्क में आने के लिए महिला की। यहाँ 1891 की एज ऑफ कंसेंट एक्ट में एक पुरुष के संपर्क में आने की महिला की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। हमने आपको बताया था कि इस कानून का विरोध तिलक ने किया था और उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज़ों को हमारे सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और तिलक का विरोध करते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि मानो हमारा धर्म 12-13 वर्ष की बच्ची को मां बना देने में सीमित हो। हमने आपसे कहा था कि सुमित सरकार तिलक का विरोध करते हुए लिखते हैं कि तिलक का ये विरोध इस कारण से गलत था कि तिलक बकरीद के अवसर पर गाय काटने पर रोक की मांग अंग्रेज़ों से कर रहे थे और ये मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के जैसा था। तो बहरहाल अब यहाँ पर रुक्माबाई का जो केस था किससे रिलेटेड था? 1884 में किस पे केंद्रित था? सहमति की आयु, ठीक है, सही बात है। महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, नहीं, शिक्षा जैसा कोई मैटर नहीं था। तो अगर शिक्षा जैसा कोई मैटर नहीं था, एक नंबर क्रॉस कर दिया जाए, तो जहाँ जहाँ एक नंबर है ऐसे क्रॉस कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक नंबर है क्रॉस कर दीजिए, आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे डिटेल हमने आपको बता दी कि क्या वजह थी, किस वजह से ये चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पर 2 और 3 ये सही है, ठीक। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक जब भी कभी सॉल्व कर रहे हो तो जैसे हमने देखा कि कुछ इजी क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर से। आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखा करिए कि जिस एक इशू पे आप कंफर्म हैं कि नहीं ये नहीं था, वो जहाँ जहाँ ऑप्शन में हो उसको आप कट कर दीजिए, अक्सर करके ऑप्शन क्लियर हो जाता है। यहाँ तो मैंने पूरा केस आपको बताया कि क्या चीज़ें थी और इसके ग्राउंड पर जो है 2 और 3 ये सही थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा एक जो टेक्निकल बात ध्यान देनी थी वो ये थी, 20वीं शताब्दी के आरंभ में, है ना, क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है इसको 20वीं शताब्दी ध्यान नहीं दे पाए। मैंने देखा अपने कई स्टूडेंट को, लोग 20वीं शताब्दी ध्यान नहीं दे पाए, वो 19वीं शताब्दी के चक्कर में पड़ गए। अगर 19वीं शताब्दी के ग्राउंड पर देखा जाता, अगर यहाँ पर 20वीं नहीं होता, तो ज़रा ऑप्शन पढ़िए, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। अगर 19वीं होता तो फिर यही सही ऑप्शन था, इसलिए कि बंगाल में फराइजी आंदोलनकारियों ने नील की खेती का इतना ज़बरदस्त विरोध किया था कि यूनियन बैंक, जो नीलहे साहबों के फाइनेंस का प्रमुख स्रोत रहा करता था, 1846-47 के आसपास कोलैप्स कर गया था। और 1859 के नील आंदोलन या नील किसान आंदोलन को आपने पढ़ा ही है, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण को भी मैटर है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया था 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 प्लस, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो दूसरा आंसर दिया है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। यस, यही आंसर सही था, इसलिए कि जर्मनी की बनी हुई डाई मार्केट में आ गई थी जिससे कपड़ों को रंगा जाता था। इससे रंगे हुए जो कपड़े होते थे वो ज़्यादा बेहतर होते थे, तो नील से रंगाई को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जा रही थी। तो जब जगह जगह कई देशों में डाई वगैरह बनने लग गई और डाई की सहायता से, कृत्रिम रंगों की सहायता से कपड़े रंगे जाने लगे, तो उसके बाद से नील से कपड़े रंगने का कोई चांस बचता ही नहीं था। तो निश्चित रूप से नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। यहाँ पर दिया है कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। अगर इस पे देखा जाए तो ये सच है कि गांधी जी का जो चंपारण वाला मैटर था वो नील की खेती से ही था, लेकिन चंपारण में बहुत छोटे स्तर पर गांधी जी ने इस आंदोलन को उठाया था।
तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे राष्ट्रीय नेता इस मैटर से जुड़ गए थे या राष्ट्रीय आंदोलन में इस मैटर को कंटिन्यू किया गया था, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। डी ऑप्शन, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, नहीं, ये सरासर गलत है। तो ना तो ये, ना ही सी ऑप्शन, ना ही ए। क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चन में 20वीं शताब्दी को हिंट किया गया, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, यही ऑप्शन, यही पूरी डिटेल एनसीईआरटी में दी गई है, और शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने इसी चीज़ को ही वहाँ से कॉपी कर लिया। तो खैर, जिन बच्चों ने ध्यान दिया 20वीं शताब्दी का मैटर, तो उन्होंने फिर इन चीज़ों को आंसर के तौर पर टिक कर लिया होगा। अगर यहाँ पर 19वीं शताब्दी लग जाता तो फिर ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता। हालांकि उन्होंने सी ऑप्शन से कंफ्यूज कराने की कोशिश की थी कि जिन बच्चों ने भी गांधी जी का चंपारण आंदोलन पढ़ा होगा उनको एक बार सी से कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, है ना, ऐसा नहीं था। बेसिकली नील की खेती अगर डैमेज हुई तो यहीं से डैमेज हुई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? क्रैश कोर्स वाले में मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन दिया गया था, इससे पिछले साल जस्ट इसी से रिलेटेड था, और वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से रिलेटेड वेलेज़ली के भाई का नाम दिया गया था। आपको ध्यान है कि टीपू सुल्तान के खिलाफ जिस सेनापति ने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था वो वेलेज़ली का भाई था। लॉर्ड वेलेज़ली जो गवर्नर जनरल था वो अलग था, आर्थर वेलेज़ली जो उसका भाई था वो अलग था, और उसने टीपू सुल्तान की पराजय के 1 वर्ष पूरे होने पर, जो ये एक वर्षगांठ मनाई गई थी, तो उसका भाई जो कि गवर्नर जनरल था उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और यहाँ पर कोशिश ये की गई थी कि जो भी सिविल सर्वेंट हैं जो इंडिया में वर्कआउट करेंगे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन बाद में इसको लंदन में उचित नहीं माना गया और वहाँ लंदन के हेलबेरी कॉलेज को ही बेहतर माना गया कि वहीं पर उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए हेलबेरी को ही वहाँ पर वरीयता दी गई। ये डिटेल हम इसलिए आपसे यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन यहीं से उठा था, फिर क्वेश्चन यहीं से आया है, हो सकता है कल को वो हेलबेरी वाले को भी टच कर जावे। तो बहरहाल अगर अब ऑप्शन पढ़िए तो उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, उन लोगों ने तो बाद में मना कर दिया था। वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं था। वो विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ये ध्यान रखिएगा, ये जो विलियम कैरी की बात हो रही ना, इस पर भी थोड़ा ध्यान करिएगा। आप में से जिन लोगों ने भी हमारी क्लास की है उनको ध्यान होगा कि विलियम कैरी ही वो आदमी था जिसने राजा राम मोहन राय को पंडित के पद पे अपॉइंट किया था धर्म प्रचार के लिए। समाज सुधार वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पर चूंकि विलियम कैरी को मेंशन किया गया है, तो ऐसा ना हो कि कल को जो है विलियम कैरी से भी कोई रिलेटेड सवाल आ जाए कि बंगाल में शुरुआती दौर में भारतीयों का सहयोग लेकर किसने ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की थी। तो जो बैप्टिस्ट मिशनरी शुरू में आए उनमें विलियम कैरी का नाम इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ जो है राजा राम मोहन राय का सहयोग तकरीबन 1818 तक बना रहा था, है ना। इसी के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, भाषाएं भी सीखी थी। तो यहाँ पर विलियम कैरी को रोजगार प्रदान करने का कोई मैटर ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना देश छोड़कर यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आया हुआ था। फिर है वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। यस, ये सही ऑप्शन दिया गया है, प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लंदन स्थित हेलबेरी कॉलेज को ही फिर से ओके कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे एक नए सवाल पर आइए। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान विद्रोही अथवा महान उपद्रव, मेरा अपना विचार है, अपने स्टूडेंट ने आसानी से किया होगा। उलगुलान विद्रोही बिरसा मुंडा, है ना, 1800 से 1900, जो उसका 1899 से 1900 ईस्वी के बीच जो उसका आंदोलन रहा, विद्रोह रहा, उलगुलन विद्रोही, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह या उलगुलन विद्रोही, मुंडाओं की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मुंडाओं के विद्रोह को आपको ध्यान होगा, लेक्चर में बताया था। मुंडाओं की विद्रोह की शुरुआत हुई थी जब ईसाई मिशनरियों ने इन लोगों को प्रेरित किया था। ईसाई मिशनरियों के ही कहने पर मुंडा न्यायालय गए थे। मुंडाओं में सामूहिक खेती की प्रथा थी,
अंग्रेज़ों ने भूमि को व्यक्तिगत स्वामित्व बनाकर इस पर चोट की थी। इसी के अगेंस्ट में मुंडा न्यायालय गए थे। न्यायालय से इंसाफ नहीं मिला। एक ईसाई मिशनरी ने लिखा है कि मैंने मुंडाओं को ये कहते हुए सुना कि हमने सबसे गुहार लगाई, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब समय आ गया है, हम स्वयं फैसला करेंगे। ऐसे में बिरसा आया। बिरसा पढ़ा लिखा शिक्षित ईसाई नवयुवक था। बिरसा ने अपने लोगों की बातें उठाई। बिरसा जेल में डाल दिया गया। जेल से छूट के आने के बाद बिरसा अपने गुरु आनंद पांडे के प्रभाव से वैष्णव हो गया और एक रात उसने अपने आप को जनजातियों के देवता ठाकुर जी का अवतार घोषित कर दिया और उसके पीछे बहुत सारे जनजाति इकट्ठा हो गए। वो लोग कहने लगे ये देश साहबों का नहीं है, हम दिकुओं को बाहर निकालेंगे। आपको सब ध्यान होगा, हमने ये सारी चीज़ें क्लास लेक्चर में आपको सारी डिटेल में पढ़ाई। तो बहरहाल ये उलगुलन विद्रोही मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा के नेतृत्व में आगे बढ़े। बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर उसको जहर दिया गया, कह दिया गया उसको हैजा हो गया था, जो भी था। बिरसा की वहीं डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, उलगुलन विद्रोही 1857 का विद्रोह नहीं, 1921 का मोपला विद्रोह नहीं, 1859-60 का नील विद्रोह नहीं, 99-1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार 97 में हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया था। बहरहाल यहाँ पर जीएस में पलट के दे दिया गया। फिर आगे देखिए, प्राचीन भारत के विद्वानों ऑब्लिक साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अब अगर आप इसी कोटेशन को देखिए, पाणिनि, ठीक, आपको हम कई बार बता चुके हैं कि पाणिनि जो हैं, जो बताया जाता है कि शायद गांधार प्रदेश के रहने वाले थे। इनको कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि मगध के शासक घनानंद के मित्र थे। हमने कहा कि उनका टाइम पीरियड बहुत चेंज है, 500 BC के आसपास पाणिनि माने जाते हैं। तो अगर इनको महापद्म नंद से रिलेट कराया जाए तो एक बार बात बनती भी है, अदरवाइज तो ये नहीं। लेकिन जो भी था, अब पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसी पर पतंजलि ने अपना महाभाष्य लिखा है और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आप हमारा लेक्चर ज़रा याद कीजिएगा जो हमने क्रैश कोर्स में लिया है, उसमें आप देखिए हमने बताया भी है आपको। पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, जब हमने मालविकाग्निमित्रम को डिस्कस किया है। तो निश्चित रूप से पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है। ठीक, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है? नहीं। अमर सिंह के अमर कोश में जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि की चर्चा आती है, ये गुप्त काल के संदर्भ में आती है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संभावित 9 रत्नों में अमर सिंह की चर्चा आती है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 7वीं सदी का कोई विक्रमादित्य नाम का शासक था, वहाँ पर अमर सिंह की चर्चा आती है। तो फिलहाल अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे, ये ठीक है। फिर आप आइए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आप हमारे क्रैश कोर्स वाले लेक्चर पर जाइएगा, हमने कालिदास की पूरी डिटेल दी है। उज्जैनी से संबंधित थे, किस तरीके से कश्मीर का इनको गवर्नर भी बनाया गया था। इनके ग्रंथों की डिटेल हमने दी है कि इनके ग्रंथों का नायक अज है, ग्रंथों की विशेषता क्या रही है, और पहला उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के एहोल लेख में आता है। तो बहरहाल कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, हाँ ये सही है। अब अगर इन 3 ऑप्शंस को लिया जाए, देखिए, और नीचे क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिए आंसर को। तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है? नहीं संबंधित है। एक जहाँ जहाँ है उसको हम क्रॉस कर लेते हैं, यानी ये 2 नहीं हो सकते। अब या तो केवल 3 सही है या केवल 2 और 3 सही है। ठीक, तो यहाँ चूंकि अमर सिंह ऑलरेडी बताए जा रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में है, तो निश्चित रूप से ये 2 नंबर भी सही नहीं हुए। ऐसे में क्या होगा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है केवल 3। ठीक, फिर आगे चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान जो शायद बनिया से बना हुआ शब्द हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, निश्चित रूप से ये सही है। बेनियान सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट है। मिरासदार, मिरासीदार लिख गया है, मिरासदार। मिरास का मतलब ही होता है कि जो कलेक्शन किया गया हो, जो मिरास हो।
ये मराठों में भी इस्तेमाल होता था। मिरासदार मराठों में एक पद ही होता था पूरा का पूरा। तो राज्य का नामित राजस्व दाता, ये भी सही है। अब आगे पूछा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऑब्लिक से सही सुमेलित हैं। तो 2 और 3 सही सुमेलित हैं। देख लीजिए जिस ऑप्शन में 2 और 3 हैं, ठीक, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। फिर आगे चला जाए, यहाँ पर देखिए उन्होंने बड़ा मेडावल को बहुत ही दाब लिया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हो जाएगा। फिर भी उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को ही टारगेट कर रखा है। और हमने ये बात जो है अपने लेक्चर में भी आपसे बताई थी कि आप राजस्व प्रशासन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। हमने भी कोशिश की थी कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल में दी जाएं, लेकिन जितना उस टाइम पीरियड पे संभव था वही चीज़ें हम डिस्कस कर पाए। इन चीज़ों को अगर आप देखिए तो आपको फिर लगेगा कि ट्रेंड जो है वो लिटरेचर, अभिलेख, इतिहास लेखन परंपरा, राजस्व प्रशासन, इधर ही से रिलेटेड रहा है एंशिएंट और मेडिवल का। फिर आगे चलिए देखिए एक क्वेश्चन को, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं। तो आपको हमने बताया था अपने लेक्चर में कि नहीं, स्थविर और महासंघिक 2 हो गए थे। स्थविर से हीनयानी गए, महासंघिक से महायानी आए। तो पहला वाला क्वेश्चन कंफर्म गलत है, पहला नंबर, ठीक। पहला जहाँ जहाँ कट कर दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब या तो केवल 2 और 3 का मैटर आएगा या केवल 3 का मैटर आएगा। यहाँ पूछा गया है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से संबंधित, महायान धर्म से संबंधित कई एक सी शाखाएं बन गई थी, जिसमें पूर्व शैल, उत्तर शैल, ऐसी कई और शाखाएं बनी हुई थी। उनमें एक लोकोत्तरवादी भी थे। महासंघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। हाँ, निश्चित रूप से जब उन्हें ब्राह्मण धर्म के अवतारवाद के मुकाबले पर, जो विष्णु के अवतार भिन्न भिन्न सम्मिलित किए गए थे, उस अवतारवाद के मुकाबले पर महात्मा बुद्ध को भी अवतार सिद्ध किया गया। बताया गया उनके 550 अवतार हुए थे, ये वाला मिला के 551वां हुआ। तो निश्चित रूप से जब बुद्ध को महामानव से उठाकर ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया, देवत्व का आरोपण किया गया, तो उसने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों सही हैं, यानी कि आंसर बी है आपका, 2 और 3 दोनों सही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, ठीक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो कौन सा सही व्याख्या कर रहा है, औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, ठीक। पहला ऑप्शन, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। मेरे ख्याल से पहली बार इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता होगा कि जब अंग्रेज़ी माल भारत में आना चालू हुआ तो अंग्रेज़ों ने यहाँ की चीज़ों पर विभेदकारी टैक्सेस लगाए। मशीनों में बना हुआ जो माल आया, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। रेलवे ने उनको देश के अंदरूनी हिस्सों की मार्केट दिला दी, जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज़ चौपट हो गई। जो राजे महाराजे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देते थे वो भी चौपट हो चुके थे। और जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ उसने पश्चिमी माल के प्रति अधिक रुझान दर्शाया था। आपको ध्यान होगा, क्लास जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, हमने क्लास नोट्स में लिखाया भी है, धनंजय रामचंद्र गाडगिल का स्टेटमेंट कि काले बाबुओं का भी योगदान था इस उद्योग को नष्ट करने में। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ही बता दिया गया, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, सही है। बाकी ऑप्शन भी गौर कर लीजिए। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, नहीं भाई, मशीनें तो वहाँ पे थी, वहाँ से बना के यहाँ लाते थे। यहाँ से कपास का निर्यात बहुत तेज़ी से हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। औद्योगिक क्रांति जो वहाँ पर हुई
उसकी वजह से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन नहीं बिछी है। रेलवे का पहला प्रयास 1832 मद्रास में किया गया था, विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तब वहाँ पर उसमें इंजन नहीं इस्तेमाल किया गया था, खच्चर घोड़े वगैरह खींचते थे, हमने तो क्लास नोट्स में लिखाया ही आपको। और चूंकि ये बहुत खर्चीला था, एक्सपेंसिव था, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड ने इस प्रणाली में सुधार किया था और डलहौजी जब आया तो डलहौजी ने रेलवे पर 5% लाभांश की घोषणा की कि हम अगले 25 साल तक आपको 5% लाभांश टोटल निवेश पे देते रहेंगे। उसके लिए जो ज़मीन होगी, ज़मीन फ्री होगी। ये सवाल इससे पहले भी आया था रेलवे वाला, अगर आपको ध्यान हो, कि ज़मीन इसमें फ्री दी जानी थी। तब रेलवे में द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने निवेश किया था और डलहौजी के समय से, है ना, पहली सक्सेसफुल रेलवे जो बात कही जाए वो दिसंबर 1852 रुड़की में एक टनल से पानी निकालने के लिए मैटर में ली गई। और पहली सक्सेसफुल यात्री रेलवे की बात कही जाए तो 16 अप्रैल 1853 बम्बई टू थाना। हालांकि इसी के पैरेलल हमने आपको बताया था कि इसी के पैरेलल जो है वो रानीगंज वाली रेलवे लाइन भी डाली गई थी, लेकिन पहले बम्बई से थाना वाली कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनें तो नहीं बिछाई गई थी। निश्चित रूप से ये भी गलत है। ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क, अरे नहीं भाई, 10-10 गुना विभेदकारी शुल्क चल रहे थे। अगर उनसे 1% लेते थे तो यहाँ पर 10% लेते थे। तो ये सब चीज़ें तो तीनों थी ही नहीं, पहला ही था। इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये। फिर देखिए, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 भोज थे। एक प्रतिहारों में भोजराज जो मिहिर भोज था, जिसकी उपाधि आदि वराह की थी, और एक परमारों में भोज था जो शैव था, जिसने कई एक से ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें सम्रांगण सूत्रधार से लेकर युक्ति कल्पतरु और उसके और भी कई एक से ग्रंथ हैं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो उसने वो सारे ग्रंथों की रचना जो है की थी। शायद शैव ग्रंथ तत्व परीक्षा की रचना भी उसी ने की थी। तो परमार भोज अलग है, प्रतिहार भोज अलग है, ठीक। प्रतिहारों का उदय हर्षवर्धन के साम्राज्य के खंडहरों पर हुआ था, और हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का है। तो हर्षवर्धन 606 से 647, ठीक। और उसके बाद प्रतिहारों का उदय, और प्रतिहारों में भी बीच में आएगा राजा भोज। इसका मतलब ये है कि अगर राजा भोज का टाइम पीरियड हम निकाल रहे हो, ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड बता सकता था, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतिहास को किस तरह समझा जाए या ऐसे प्रश्नों को किस तरह हल करना था हमको, क्योंकि ये प्रश्न हूबहू नहीं आएगा, इसी तरह से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। तो किस सेंस पे ये प्रश्न था उस चीज़ को समझिएगा। तो अगर राजा भोज प्रतिहारों का समय देखा जाए तो निश्चित रूप से वो हर्षवर्धन के काफ़ी बाद में होना चाहिए, ठीक। 8वीं-9वीं सदी के आसपास मामला आ जाएगा कि। अब फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई। महेंद्र वर्मन प्रथम चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का समकालीन था, और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर्षवर्धन और महेंद्र वर्मन प्रथम समकालीन हैं, और इनका उदय हर्ष के बाद का है। तो फिर 2 नंबर ऑप्शन 1 नंबर से पहले होना चाहिए, ठीक है। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। अब परांतक प्रथम ये पल्लवों का सामंत था। पल्लव सत्ता को 9वीं सदी में विजयालय ने धीरे धीरे रिप्लेस करना चालू किया था, और परांतक प्रथम के समय पर चोलों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र घोषित किया गया, जिसको आदित्य प्रथम ने भी पुष्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये इवेंट जो है काफ़ी बाद की होगी, जब पल्लव वगैरह भी समाप्त हो गए हैं। 9वीं सदी के बाद का ये मैटर है, ठीक। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उत्तर भारत में, उसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट 3 लोग शामिल हुए थे। तो पाल सत्ता की स्थापना निश्चित रूप से तब हुई होगी जब
प्रतिहार भारत पर शासन कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन, जिसका समकालीन बंगाल का गौड़ नरेश शशांक था, शशांक की मृत्यु के बाद जो अव्यवस्था फैली तो जनता ने अपने में से सर्वसम्मति से गोपाल को राजा चुना था। अब अगर ये सारे बेस लिए जाएं तो ज़रा ये देखा जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। जैसे ये महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, ये निश्चित रूप से सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो 2 ही पहला ऑप्शन होगा। अब 2 के बाद क्या है? अब ये देखिए यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 पहला है और 3 सबसे लास्ट में है, तो बस 1 और 4 का मैटर है कि 1 और 4 को एडजस्ट करना है। क्या 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा? यानी 2 के बाद 1 मतलब राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और फिर कहा जा रहा है परांतक द्वारा। तो हमने कहा ये इवेंट तो सबसे लास्ट की है, यानी इसका मतलब ये है कि ये इवेंट तो सबसे लास्ट की है, ये 3 पे हो गई। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना, और गोपाल किसका समकालीन पड़ रहा है? प्रतिहारों का। और प्रतिहारों का उदय किस पर हो रहा है? हर्षवर्धन के साम्राज्य के खंडहरों पर। पालों का उदय भी हर्षवर्धन के साम्राज्य के खंडहरों पर, हर्ष के बाद अव्यवस्था और फिर गोपाल बना है। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक, और फिर लास्ट में 3 आएगा। तो निश्चित रूप से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इतिहास के भिन्न भिन्न राजवंशों का जो आगमन रहा है, खासतौर से गुप्तोत्तर काल पे, तो किसके खंडहरों पर किसका साम्राज्य बना है, वो चीज़ें ध्यान में रखें तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? देखिए, हुंडी तो आज भी प्रचलित है लेकिन बैन है। फेरा और फेमा वाले जो एक्ट हैं वो हुंडी से ही रिलेटेड थे। इस चीज़ की चर्चा इकोनॉमिक्स में की जाएगी आपके साथ में। ये इकोनॉमिक्स का भी सवाल इसको मान लीजिए, क्योंकि हुंडी ऐसा पूछा ही गया है। जिस टाइम पर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय नहीं होता था, ख़ासतौर से अगर आप मुग़ल काल में देखिए तो मुग़ल काल में हुंडी को इस रूप में इस्तेमाल करते थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है व्यापार के लिए, तो फिर वहाँ पर उसको जिस करेंसी की ज़रूरत होगी वो करेंसी उसको प्रोवाइड कराई जाए। वो करेंसी अगर वो यहाँ से लेके जाएगा तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। वो करेंसी अगर मान लीजिए जहाज़ डूब गया तो करेंसी भी डूब जाएगी। वो करेंसी उसको वहाँ प्रोवाइड कराई जाए, और अगर वहाँ का व्यापारी यहाँ आ रहा है तो यहाँ उसको करेंसी प्रोवाइड कराई जाए। दोनों की करेंसी में एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, इन सब चीज़ों को ही लेकर हुंडी चलती थी। बाकी आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन में समझा दिया जाएगा हुंडी के पूरे अर्थशास्त्रीय नियम क्या हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंपल सा सी ऑप्शन आ रहा था, विनिमय पत्र, हुंडी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ठीक, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें, इनकी पुस्तक को देशेर कथा, अभी देखिएगा कि कुछ साल पहले देशेर कथा के नाम से जो है एक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसको बैन कर दिया गया था, और उस समय ये काफ़ी हाईलाइट भी होता, शायद मेरे ख्याल से 2018 के आसपास ही घटना थी। बहरहाल, ये जो देशेर कथा है सखाराम गणेश देउस्कर, इन्होंने 1904 के आसपास इसको लिखा है, और इसमें निश्चित रूप से ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना कि औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। हाँ, चेतावनी दी, सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ये स्पेशली बंगाल को टारगेट करके लिखी गई थी, हालांकि ये मराठी थे, और इसीलिए बंगाल विभाजन के दौरान
इस पुस्तक में दिए गए जो बातें थीं, तो बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि लगभग इसी पुस्तक को बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में कॉपी किया गया था। वो ये भी कहते हैं कि कई बंगाली नेता जो बंगाल के क्षेत्र से आते थे, उन्होंने इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अगर आपको वास्तव में देश से प्रेम है और अगर आप वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़िए, देशेर कथा को पढ़िए। इस पुस्तक का कई लोगों ने ट्रांसलेशन भी किया। बाद में अंग्रेज़ों ने 1910 के आसपास इस पुस्तक को बैन कर दिया था, जब उनको लगा कि इस पुस्तक को पढ़ने से हमारे खिलाफ जो है लोगों में ज़्यादा एंटी चीज़ें आती चली जा रही हैं, नेशनलिज्म की चीज़ें आ रही हैं, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो चूँकि ये मराठी थे तो इन्होंने भारत के संदर्भ में ही लिखा था, लेकिन बंगाल को स्पेशली फोकस में लिया था। तो यहाँ एक टेक्निकल शब्द फंसाया गया कि देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। देश का तात्पर्य जैसे हम बताएं आपको, तो निश्चित रूप से उस समय भारत देश के ही संदर्भ में मैटर आ चुका था। ये ज़रूर है कि ये किताब बंगाल को विशेष करके फोकस करती है, लेकिन देश का संदर्भ जो है वो भारत देश के ही संदर्भ में आ चुका था। तो ऐसे में ये तीसरा जो है ये टेक्निकली गलत हो जाएगा। अब अगर इसको क्रॉस कर दीजिए आप, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, यहां पर आपका आंसर आ गया। 1 और 2। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। देखिए कभी कभी हिंदी ना ट्रांसलेट होने में चीज़ें गलत हो जाती हैं, ऐसे में तुरंत इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना चाहिए जब जहाँ थोड़ा भी डाउट हो जाए। और इंग्लिश वर्जन में ज़रा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश वर्जन में पढ़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ CDM को साफ तौर से कर दिया गया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वैसे सविनय अवज्ञा को भी लोग कभी कभी असहयोग बोलते हैं और असहयोग को भी कभी कभी सविनय अवज्ञा बोलते हैं। तकनीकी अर्थ में दोनों अलग है, आपको पता है। असहयोग को मोटे तौर से 1920 पे लेते हैं और सविनय अवज्ञा को 1930 पे लेते हैं। तो यहाँ CDM का जो मैटर है, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर जो है यहाँ पर ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। ठीक है, सही बात है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति नहीं। हमने क्लास में ही बताया है, हमने क्रैश कोर्स में ही बताया है इस बात को कि नहीं, ये स्वीकृति नहीं हुई थी। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हाँ, ये था। अंग्रेजों ने कहा था कि सत्याग्रहियों की जब्त जायदाद की वापसी कर देंगे तभी जब वो तीसरे पक्ष को बेच ना दी गई हो, और हिंसा के अभियोग के कैदियों को छोड़कर बाकी को रिहा कर देंगे। और हमने बताया था आपको कि गांधी जी का विरोध इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर हो रहा था कि उन्होंने पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग क्यों डिनाई कर दी, क्यों उसको नहीं रखा, और अगर सत्याग्रहियों की जायदाद तीसरे पक्ष को बेच दी गई होगी तो वापस नहीं होगी। इन 2 चीज़ों को लेकर गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था। इसी को लेकर काले झंडे दिखाए गए थे, इसी को लेकर कराची अधिवेशन में विरोध किया गया था। और कराची अधिवेशन चूंकि भगत सिंह की फांसी के जस्ट 3-4 दिन बाद हुआ था, बल्कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई गांधी जी कराची के लिए ट्रेन में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, और जवाहरलाल नेहरू काफ़ी नाराज़ थे। इसीलिए कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा भी था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। जब लोगों ने कहा कि गांधीवाद असफल हो गया है, और जवाहरलाल नेहरू ने इस कराची अधिवेशन का एक प्रपोजल तैयार किया था जिसमें सामाजिक आर्थिक मांग बड़े पैमाने पर रखी गई थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस तैयार हो, इसलिए गांधी इरविन पैक्ट की संभावनाएं तलाशी गई थी। ठीक, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना ये प्राइम टारगेट था। दूसरा, कहा गया था कि जो अध्यादेश जारी किए गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने इसके ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति हुई थी नहीं। तो अगर 3 नंबर गलत है तो ज़रा 3 नंबर क्रॉस कर दीजिए जहां जहां है।
ठीक, अब बचता है केवल 1 या 1, 2, 4। तो चूंकि ये वाला मैटर एकदम क्लियर है, ये मैटर इंग्लिश वर्जन से पढ़िए एकदम क्लियर है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर है बी। फिर आगे चलते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विटाल विध्वंसक, आंसर तो वैसे गोपाल बाबा वलंकर है। 1888 के आसपास शायद इनकी डेथ भी हो गई थी। ये ज्योतिबा फूले के समकालीन थे और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो दक्षिण भारत में ऊंची जाति के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलियन यहूदी हैं। उन्होंने कहा वो ऑस्ट्रेलियन यहूदी हैं और जो कोंकणी ब्राह्मण हैं वो बर्बर यहूदी हैं और जो मराठी ऊंची जातियां हैं वो उनके पूर्वज तुर्क थे। ये इन्होंने कहा था। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि यहूदी धर्म, जुडाइज्म, ज्यूइश, इजराइली, इनको सेमेटिक भी कहा जाता है, सेमेटिक रिलीजन, सामी धर्म। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बताते चलें कि श्री अरविंद ने भी हिंदू धर्म और सामी धर्म से रिलेटेड आर्टिकल लिखे हैं। तो बहरहाल उन्होंने जाति प्रथा का विरोध करते हुए ये पत्रिका प्रकाशित की थी। आगे चलकर यही पत्रिका जो है बेस बन गई थी अंबेडकर के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी, निश्चित रूप से इन विचारों का असर उनके ऊपर दिखाई पड़ता है। ज्योतिबा फूले वगैरह देखिए तो फिर उन्होंने गुलामगिरी वगैरह लिखी थी, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात कही जाए तो उन्होंने जब हरिजन सेवक संघ बनाया था तो नवजीवन नाम के अपने समाचार पत्र को उन्होंने हरिजन बंधु में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था कि इरफान हबीब सर ने लिखा है कि यंग इंडिया को कन्वर्ट किया था, लेकिन यंग इंडिया बाद तक पब्लिश हो रहा था। नवजीवन को कन्वर्ट किया था भीमराव रामजी अंबेडकर, तो उनको हम बता ही चुके हैं आपको कि उन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन जो लिखा है वो इसी ग्रंथ के आधार पर लिखा था। फिर आगे देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल्यवाप, द्रोणवाप ये दोनों भूमि की माप हैं और भूमि की माप खास तौर से ये बंगाल के संदर्भ में ज़्यादा प्रचलित थी। और अगर आप गुप्त पीरियड पे जाएंगे, रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे, तो गुप्ता पीरियड पर आपको ये चीज़ें कुल्यवाप, द्रोणवाप और इसके साथ एक और शब्द आप पढ़ेंगे अक्षवाप, ये सब भूमि की माप है। तो यहाँ पर भूमाप पहले ही दे दिया गया है। मौद्रिक सिक्के नहीं हैं, नगर की भूमि का वर्गीकरण भी नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं है। कुल्यवाप, द्रोणवाप, अक्षवाप, हमने आपसे कहा कि या तो इतिहास के स्रोतों को वो ध्यान दे रहे हैं या वो राजस्व की से जुड़ी हुई शब्दावलियों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप राजस्व की शब्दावलियाँ या इतिहास लेखन के स्रोत या फिर कल्चर की जो चीज़ें हैं उनको एंशिएंट मेडिवल पे अपनी प्रायोरिटी में रखिए तैयारी में। बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है लेकिन इन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखिए। फिर आगे आइए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। हमारे क्रैश कोर्स में भी और रेगुलर क्लास में भी आपको ध्यान होगा, अशोक के अभिलेख जब हम पढ़ा रहे थे साफ हमने बताया था 12वें शिलालेख में अशोक कहता है किसी को अकारण अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, एक न एक कारण से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो ये सही आंसर अशोक। ठीक, फिर आगे आइए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल वर्तमान राज्य भिलसा। भिलसा मध्य प्रदेश। जब आपने गुप्ता वाला चैप्टर पढ़ा है, जो स्टूडेंट क्लासरूम के रहे हैं उनको ध्यान होगा, जब हमने रामगुप्त वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको तो बताया था भिलसा और एरण से रामगुप्त की मुद्राएं मिलती हैं तांबे की, जिस पे राम नाम अंकित है।
भिलसा मध्य प्रदेश से, ठीक। द्वार समुद्र ये होयसल राजवंश की राजधानी रहा है, कर्नाटक पहुंच जाएगा। गिरिनगर गिरनार, जहाँ से अशोक का लेख मिला है गुजरात से, ठीक, गिरनार लेख जिसको जूनागढ़ लेक कहा जाता है। क्रैश कोर्स में भी जूनागढ़ वाला पढ़ाया था, गिरनार लेक पढ़ाया था, रेगुलर क्लास में ही पढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से गिरिनगर गुजरात से रिलेटेड था। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर को आपको बताऊं कि अगर आप एक मैप देखें तो आपको ध्यान आ जाएगा इस मैप को। आप क्रैश कोर्स वाला हमारा वीडियो ज़रा पलटिएगा, जितनी चीज़ें हमने कही हैं ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे बताया है, ठीक। और हम जब हर्षवर्धन पढ़ा रहे थे तो आपको अगर ध्यान हो ये सीधे दिख रहा होगा आपको स्थानेश्वर। थानेश्वर का वर्धन वंश तो ये कहा ही जाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो नहीं है, हरियाणा, ठीक। कन्नौज इन्होंने राजधानी बनाई थी, हरियाणा। तो अब रिवर्स आ जाइए फिर से क्वेश्चन पे। स्थानेश्वर रिलेटेड नहीं है, द्वार समुद्र रिलेटेड नहीं है, ठीक। भिलसा सही है, गिरनगर या गिरनार सही है। तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि जहाँ 3 नहीं है वो कन्फर्म नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ऐसे ही समझ लीजिए आप। जहाँ 3 है वही सही होगा। तो या तो 1 और 3 सही होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 और 3 सही होना चाहिए। तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश, ठीक, ये मेडावल एज में आपने पढ़ा भी होगा इसको। वारंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल जो दक्षिण भारतीय राज्य बन गए थे। तो द्वार समुद्र के होयसल वैसे भी याद होगा तो महाराष्ट्र आप नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसके अंदर सही आंसर 1 और 3 हो गया जाके, ठीक। फिर आगे चलिए जरा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? यहां पर 2 चीजें हैं। पहला तो ये कहा गया है कि गुप्त राजवंश के समय में, ठीक, गुप्तों के समय पर तो नहीं लेकिन निश्चित रूप से गुप्तों के समय पर ये नगर बने रहे होंगे। ये मौर्योत्तर काल से ज्यादा रिलेटेड है। घंटाशाला, कदूरा और चौल। चौल अगर आप देखें तो जो हमने क्रैश कोर्स भी आपको पढ़ाया है उस टाइम का भी देखिएगा और ऐसे रेगुलर बैच में भी देखिएगा। एक मैप आपको हमने दिखाया था ये वाला, अगर आपको ध्यान हो। और ये पेरिप्लस के द्वारा बताए गए बंदरगाह हैं जो भारत के पश्चिमी तट पे थे, ठीक। चौल, कल्याण, सुपारा, बेरीगाजा, हमने आपको बताया भी था, लेक्चर में ध्यान से सुनिएगा कि पश्चिमी तट के बंदरगाहों को जरूर देख लीजिएगा। मौर्योत्तर काल के आर्थिक को बहुत पूछते हैं। तो जिस बच्चे को भी ये ध्यान रहा होगा कि चौल बंदरगाह है तो निश्चित रूप से यहां पर ए ऑप्शन उसको दिख रहा है। शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां नहीं हैं, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य कला से संबंधित स्थान नहीं है, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल नहीं हैं, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह हैं ये रहा। और यहाँ जो बाकी दिखाए गए हैं उनको भी ध्यान दे लीजिए, जैसे बारबैरिकम सिंधु तट पे, बेरीगाजा गुजरात पे, प्रतिष्ठान यानी पैठन गोदावरी के किनारे, तगर एक प्रमुख व्यापारिक मंडी, ठीक। और उसके बाद ये पूरा सोपारा, कल्याण, चौल और यहाँ से होते हुए ये टिंडी, मुजरिस, नेलसिंडा, पांड्यों की राजधानी कोरकई यानी कोलची, ठीक। यहाँ पर पांडिचेरी, पोडुका और ये मसालिया है ना, मछलीपट्टनम, ये सारे बंदरगाह जो हैं ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ने बताए। और यही मैंने आपसे मौर्योत्तर काल वाले लेक्चर में देखिएगा बार बार आपसे कहा था कि इसके आर्थिक को ज़रूर देखते चलिएगा। पश्चिमी तट के बंदरगाहों को अक्सर करके पूछा जाता है। तो बहरहाल चलिए अब ध्यान कर लीजिएगा आगे से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया विदेशी व्यापार करने वाले प्रमुख बंदरगाह। फिर एक सवाल देखिए आगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक। परिव्राजक यानी परित्यागी या भ्रमणकारी, सही है। वैदिक काल में ये टर्म आ गया था परिव्राजक के तौर पर, और आगे चलकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन चले वहाँ ये कॉमन टर्म आया। श्रमण
श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होते थे। श्रमण जो है बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, ये लोग अक्सर करके श्रमण कहलाते थे। इनको श्रमण संप्रदाय कहते थे। आपको ध्यान होगा, हमने आपको जब वैदिक लिटरेचर पढ़ाया है तो भी समझाया था, जैन बौद्ध पढ़ाया है आपको कल्चर में तो भी समझाया था कि वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी लोग श्रमण कहे जाते थे। इसीलिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 600 BC के आंदोलन को श्रमण आंदोलन कहा है। तो श्रमण क्लियर यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, ठीक। उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं है। चलिए 2 क्रॉस कर देते हैं, जहाँ जहाँ है, जहां जहां पे 2 हो क्रॉस कर देते हैं, ठीक। आपको आंसर मिल गया। सिर्फ 2 क्रॉस कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया। 1 और 3। तो अगर आपको श्रमण वाला चीज़ें याद रही होती तो निश्चित रूप से ये सवाल आपके लिए आसान हो गया था। फिर आगे देखिए, लगभग यही सवाल हैं। हाँ, इतने ही सवाल थे हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ और आगे आप और अच्छा करें, चयनित हों, फिर हमसे मुलाकात हो। नमस्कार।